इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग एक बहुत गंभीर विषय, जो मुझे लगता है अब तक के सबसे गंभीर विषयों में से एक है, उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। हो सकता है कि मेरे पास कंप्लीट डेटा ना हो सकता है कि मैं उसको सही से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, हो सकता है कि कुछ लोगों की सांप्रदायिक भावनाएं आहत हों, हो सकता है कि कुछ लोगों का प्लान आहत हो जाए। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे तरह के जिहाद, हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना, गजबा हिंद लाना। मैंने एनआरसी के समय पर, जब एनआरसी भारत में शुरू हुआ और सीएए के प्रोटेस्ट भारत में शुरू हुए और इतने बड़े स्तर पर सीएए के प्रोटेस्ट गए कि भारत को समझ में नहीं आया कि कैसे हम इनको रिएक्ट करें, जबकि भारत सरकार तो कुछ अच्छा ही कर रही थी। पाकिस्तान में जो लोग हिंदू वहाँ रह गए थे, उस समय लगभग 22% थे। उन लोगों को लजा सताकर, उन लोगों की माताओं बहनों के साथ गलत करके, उनके धर्म परिवर्तन करवाकर इस्लाम स्वीकार करवाया जा रहा था या उनकी हत्याएं हो रही थी। इन सब से बचने के लिए वो हिंदुस्तान में किसी प्रकार से प्रवेश किया और प्रवेश वीज़ा पर आए ऐसे लोगों को भारत ने सीएए के तहत एक संशोधन किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, और संशोधन करके ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता देने के लिए राह दरवाज़ा खोला। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ये कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए केवल हिंदुओं को ही क्यों आप नागरिकता देंगे, आप मुसलमानों को क्यों नहीं देंगे। जबकि मुसलमान मोस्टली जो भारत में प्रवेश किया वो इलीगल इन्फिल्ट्रेट करके किया, जबकि हिंदू यहाँ पर जो आया वो वीज़ा लेकर आया। मैंने उस समय भी कहा था कि ये कोई नई बात नहीं है। ये बात वो है जब जिन्ना ने पाकिस्तान लिया, माउंटबेटन के उसने प्रस्ताव रखा और कहा कि आपने हिंदुस्तान मुसलमानों से लिया था तो मुसलमानों को वापस क्यों नहीं किया। अगर मुसलमानों को वापस नहीं किया है तो एटलीस्ट हमको वापस करो। चूंकि पॉलिटिकली वो संभव नहीं था, इसलिए उसने कहा कि मुझे एक भूमि का टुकड़ा दे दो और हिंदुस्तान के अंदर जो बाकी मुसलमान बचे थे, जैसे मिस्टर लारी जैसे लोग थे, मौलाना आज़ाद जैसे लोग थे, ये पार्लियामेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय लगातार कुठाराघात कर रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों पाकिस्तान बन जाए और फेडरेशंस में ग्रुपिंग, यानी कि कुछ स्टेट अपना ग्रुप बनाकर अलग फेडरेशन बनाना चाहते हैं तो ऐसी अनुमति दी जाए, भारतीय संविधान में अनुमति दी जाए। यानी कि इस हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने के लिए, हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान को अलग लिया गया और पाकिस्तान को लेने के बाद हिंदुस्तान में इतना डिस्टर्बेंस करना, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान के दो अलग अलग कोनों पर, भाई लेना था तो केवल पाकिस्तान का हिस्सा ले लेते या केवल बांग्लादेश का हिस्सा ले लेते। आज जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो ओरिजिनली हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था और जो इस्लामिक क्षेत्र था वो बंगाल का क्षेत्र था, लेकिन वो इधर पाकिस्तान इसलिए लिया गया क्योंकि मुस्लिम जगत से कनेक्टिविटी बन जाए और मुस्लिम जगत से कनेक्टिविटी बनकर इस हिस्से को, भारत को दारुल इस्लाम बनाने के लिए कुछ इस्लामिक मदद मिलकर भारत पर कब्जा कर लिया जाए। उस पॉलिसी के तहत, मैंने उस समय भी कहा था, उस पॉलिसी के तहत उन्होंने 47 का युद्ध बिना किसी कारण के कर लिया। पहला वार उन्होंने जम्मू कश्मीर पर किया, जम्मू कश्मीर में आधा हिस्सा उन्होंने कब्जा करके रखा। उसके बाद हैदराबाद पर उन्होंने प्रयास किया, जूनागढ़ पर प्रयास किया, या बहुत सारे स्थानों पर वो प्रयास करते रहे। नहीं हो पाया तो 65 का युद्ध, जब चीन से हमारा युद्ध हुआ, नेहरू जी की मृत्यु 64 में हुई, तो 65 का युद्ध बिना किसी कारण के कर दिया। 71 का युद्ध बांग्लादेश के अंदर डिस्टर्बेंस था, मतलब ईस्ट पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस था, युद्ध पाके हिंदुस्तान से कर दिया। जब सीधा युद्ध में लगा कि नहीं कुछ हो पाता तो अपरोक्ष युद्ध की तैयारियां कर दी, उसमें कारगिल हुआ। आतंकवाद की घटनाएं भारत में बढ़ी, भारत में बम विस्फोट करने शुरू किए, और फिर उसके बाद भारत की लैंड को कैसे कैप्चर किया जाए, इन सबको करने के लिए लव जिहाद, लैंड जिहाद, यूपीएससी में जिहाद, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से भारत की मशीनरी को कब्जा करना। अब सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान एक नई बात निकल कर आई कि सीएए के प्रोटेस्ट में यदि नोटबंदी ना हुई होती तो ये पत्थर की बजाय बॉम्ब चल रहे होते या गोलियां चल रही होती और भारत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। अब चूंकि धन नहीं था, बीजेपी की केंद्र में सरकार थी, पाकिस्तान से मदद और विदेशों से मदद आने की संभावनाएं समाप्त करते जा रहे थे, लगातार एफसीआर में संशोधन करते जा रहे थे और भारत में वॉच बड़ी तेजी से बिठाए हुए थे।
इसलिए भारत में धन नहीं पहुंच पाया, लेकिन जो भी पहुंचा पत्थर चलाने लायक तो पहुंच ही गया, पत्थरबाजों को बांटने लायक तो पहुंच ही गया, लेकिन वो स्तर पर धन नहीं पहुंचा कि बम बनते और बम फोड़े जाते। इसके पहले भी और इसके बाद भी एक अनुभव उन लोगों को आया 2016 में कि धन की आवश्यकता है और भारत में बाहर से धन बंद कर दिया गया है। और चूंकि एफसीआरए में ऐसे संशोधन कर दिए गए और भारत में धन बंद कर दिया गया है, इसलिए क्या, इसलिए धन की व्यवस्था भारत में कैसे हो। चूंकि आपने उस समय नोटबंदी कर दी, उसके बाद जीएसटी कर दिया, अकाउंट खोल दिए और पैसा नंबर 2 नंबर 1 सब कुछ कर दिया। अभी आप लैंड जो हाईवेज पे प्रॉपर्टी घेरी गई थी, या हाईवेज पे प्रॉपर्टी इसलिए घेरी गई कि हाईवेज को जिस समय दारुल इस्लाम भारत में गजवाए हिंद चल रहा होगा और भारत को दारुल इस्लाम बनाने की प्रक्रिया चल रही होगी, उस समय मिलिट्री सर्विसेज आएगी, सिक्योरिटी फोर्सेस आएंगी, वो हाईवेज से आएंगी और हाईवे पर हम जमीन कब्जा कर चुके होंगे तो हाईवेज पर हम निकलने का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हाईवेज पर निकलने का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए आप शेड्यूल इस्लाम का स्टेटमेंट सुनिए। सीए के प्रोटेस्ट के दौरान उसने कहा था कि हमने एक चिकन नेक बना ली है जिस पर दोनों तरफ हमारे लोग बैठे हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट को हम हिंदुस्तान से काट कर अलग कर सकते हैं। इतनी प्रिपरेशन हम कर चुके हैं। ये उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट था। उसके बाद वो जेल में है। यानी कि मस्तिष्क में ये उल्टा सीधा चिकन नेक बनाना, रोडों को बंद करना, हाईवेज को बंद करना। इसी में रोशनी एक्ट बना कि सरकार के पास लैंड ही नहीं होगी तो मिलिट्री ऑपरेशंस कहां चलाएगी, लैंड को प्राइवेटाइज कर देते हैं। रोशनी एक्ट में उन्होंने 27 लाख कैनाल जमीन ऐसी बांट दी ताकि उस पर सिविलियंस का कब्जा हो और मिलिट्री अपने ऑपरेशंस ना चला सके। वो पहला बड़ा स्टेप था। बाकी में पैसा इकट्ठा कर करके हाईवेज पर प्रॉपर्टी खरीदी गई। अब एक नए तरह का आया कि कैश कहां से आएगा। प्रॉपर्टी तो होगी लेकिन कैश कहां से आएगा। तो इसको मैं कहता हूं कि ये ज्वेलरी जिहाद है, ये सोना जिहाद है, ये धन कुबेरों पर हमला है, ये आपकी धनतेरस पर हमला है। कैसे है? एक सिस्टमेटिक प्लान में ऐसा कुछ लोगों ने मुझे बताया, मैंने सुना भी और महसूस भी किया। महसूस इन द सेंस, उन मार्केटों में गया, लोगों से ऐसी अनौपचारिक वार्ता करनी शुरू की, ऐसी बात करनी शुरू की, तो ये चीज सामने आई। धनतेरस पर हमला करिए क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुओं के पास धन है और एनआरसी के दौरान, सीए के दौरान अगर धन होता सांप्रदायिक लोगों के पास तो शायद हिंदुस्तान की दशा ऐसी ना होती जैसा हिंदुस्तान हम बचाकर ले आए उस समय। तो लोगों के पास धन होगा। धन भारतवर्ष में सोने और चांदी और जवाहरातों में है। इसलिए पूरे देश में, खास तौर से उन जगहों पर जहां पर सरकारें स्ट्रांग थीं और उन सरकारों ने अपने यहां सही से कंट्रोल कर लिया, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार रही हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार बाद में आ गई हो, या और जिन स्थानों पर सरकारें ऐसी थीं जिन्होंने कर्नाटक या और स्थानों पर एक्शन लिए, असम, बिहार में, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो एक संप्रदाय विशेष ने अपने लोगों को ज्वेलरी बनाने की प्रैक्टिस करवाई, ज्वेलरी बनाने के लिए प्रशिक्षण शुरू किया। ज्वेलरी में आपको बता दूं, ज्वेलरी में खास तौर से 3 ज्वेलरियां हैं, डायमंड, सोना और चांदी। बाकी भी होती हैं लेकिन डायमंड, सोना और चांदी। चांदी में बहुत धन नहीं होता, काम होता है, इसलिए इन लोगों ने चांदी को टारगेट नहीं किया। इन्होंने टारगेट किया सोना और जवाहरात, प्रीशियस स्टोन्स, डायमंड। और ये काम करना शुरू किया है। इनके अपने जानने वाले लोगों ने उन लोगों को बंगाल से, असम से, बिहार से या और जिन जगहों पर ये हो सकते हैं उनको ट्रेंड करके मार्केट में एंट्री मरवाई। ये इनमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जो रोहिंग्यास है, जो बांग्लादेशी हैं, जो पाकिस्तान से मुसलमान आए। अच्छा, ज्वेलरी की शॉप जहां पर रहती है, ज्वेलरी के कारखाने जहां पर रहते हैं, वो अंदर कहीं गोडाउन टाइप की रहती है और एक कमरे में ये 20-25 लोग रहते हैं। ये 20-25 लोग सोना बनाना शुरू करते हैं, सोने का काम शुरू करते हैं और 2-4-5 साल में अपना विश्वास जमा लेते हैं। जब गजवाए हिंद की पॉलिसी अगर इनके दिमाग में है तो जिस समय आपका सारा सोना, चूंकि सोना तो मार्केट में होता नहीं है, ज्वेलरी थोड़ी सी मार्केट में लगी, तो बाकी सब सोना कहीं ना कहीं इन मैन्युफैक्चरर के पास लगा होता है, यानी कि ये जो कारीगर है इसके पास लगा होता है, जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं उनमें लगा होता है, कारखाने लगे हैं उनमें लगा होता है।
और कारखानों में ये लोग ही शामिल भर भर गए हैं। चूंकि कारखानों में ये लोग शामिल हो गए हैं और विश्वास जनता पर जमा रहे हैं, अगर कोई 5 में काम करता है, 5 पॉइंट में, तो ये 3 पॉइंट में काम करते हैं। 5 पॉइंट और 3 पॉइंट से मतलब ये है कि 1 तोला सोना दिया जाए, तो मैं कहूं कि वो 100 तोला सोना दिया जाए, तो कोई 5 तोला लेकर ज्वेलरी बनाता है, तो कोई ये 3 तोला लेकर ज्वेलरी बना रहे हैं, ये 2 तोला लेकर ज्वेलरी बना रहे हैं 100 तोले में। यानी कि 0.3%, 0.5% का मार्केट है। आपसे जब हमसे व्यापार करता है शॉपकीपर, तो 10% काटता है और मैन्युफैक्चरिंग चार्ज नहीं लेता अगर वो 10% काट रहा है तो, और 91.5% देगा तो मैन्युफैक्चरिंग चार्ज लेगा। अगर वो 90% देता है मैन्युफैक्चरिंग चार्ज नहीं लेता। यानी कि 5% कारीगर का और 5% दुकानदार का, और वो ज्वेलरी को बेचता है। 5% कारीगर जो लेता है, उसकी जगह कारीगर कह रहा है हम 3% लेंगे या 2% लेंगे। चूंकि ये बांग्लादेशी है, चूंकि ये रोहिंग्या है, इसलिए इसको 2%, 1%, आधा टका किसी तरह से छत चाहिए। ये छत पाकर एक कमरे में 20 लोग गुजारा कर लेते हैं और दिन भर ज्वेलरी का काम करते हैं। स्टॉक जैसे जैसे इनका विश्वास बनता जाता है, वैसे वैसे स्टॉक इन पर आता जाता है। अब सोच के देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में जो सोने के मैन्युफैक्चरर हैं, सोने का जो कारखाना है, वो अगर किसी समुदाय के हाथ में चला जाए, जो डायमंड्स का कारखाना है वो किसी समुदाय के हाथ में चला जाए और एक साथ भारत में आतंक हो जाए, कुछ लोग जो गजबाए हिंद करना चाहते हैं, पाकिस्तान जो करना चाहता है, वो पाकिस्तान ऐसा कुछ कर दे, तो ये लोग सोना पूरा का पूरा वहीं लेकर मदद करने के लिए, चूंकि पैसा नहीं है तो इस सोने से उन जिहादियों की मदद की जाए और उन जिहादियों की मदद करके वो पैसे की सप्लाई पीछे से पूरी हो जाए। करेंसी आप बंद करवा सकते हैं, सोना कैसे बंद करवाएं? सोना तो इंटरनेशनल करेंसी है। करेंसी आप बंद करवा सकते हैं इन द सेंस कि नोटबंदी करके आप कहेंगे ये जमा कर दो, ये चलेगा ही नहीं कल से। सोना कैसे कहेंगे ये नहीं चलेगा कल से? इसलिए इन्होंने टारगेट कर लिया सोना। और सोना जिस प्रकार से टारगेट किया है, मुझे लगता है कि मैं देश की बड़ी मंडियां जैसे कानपुर जैसे स्थान, लखनऊ जैसे स्थान, इलाहाबाद, बनारस, ये वो स्थान है, पटना समेत, जहां पर ज्वेलरी का काम होता है। ये महानगर है, यहां ज्वेलरी का काम होता है। यहां से ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करके अगल बगल के 10, 15 जिलों में सप्लाई होती है। छोटे जिलों में भी हो तो ये असंभव नहीं है, छोटे जिलों में भी होंगे, लेकिन छोटे जिलों में जहां पर एक दूसरे को सारे कारीगर जानते हैं, वहां पर थोड़ा मुश्किल काम होता है घुसना, लेकिन महानगरों में बहुत आसान होता है। और महानगरों में ही ज्वेलरी का सबसे ज्यादा काम भी होता है। इसलिए ये डायमंड इंडस्ट्री में और सोने की इंडस्ट्री में घुस गए। ये चांदी में क्यों नहीं घुसे? अगर कारीगरी करनी थी तो चांदी में भी करते, लेकिन ये चांदी में नहीं घुसे। चांदी में इन लोगों की तादाद 5 से 10% है, लेकिन सोने में इनकी तादाद 60 to 75% है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। डायमंड में इनकी तादाद भी कुछ ऐसी है। मैं देश को आगाह कर रहा हूं, ज्वेलर्स को आगाह कर रहा हूं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है आपकी मार्केट में, वो अगर 3% में काम करना चाहता है, 2% में काम करना चाहता है, ऐसा कुछ करता है या वो कुछ भी कहता है, तो क्या इसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए? क्या मार्केट में कोई भी व्यक्ति आए उससे पहले पुलिस वेरिफिकेशन हो? अब चूंकि व्यापारी क्या करता है, ज्वेलर मैं अनऑफिशियल बात कह रहा हूं, ऑफिशियल मेरे पास कोई डेटा नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं कि ज्वेलर 10% से 20% काम तो नंबर 1 में करवाता है और 80% वो नंबर 2 में करवाता है। अब उसने अगर 2 किलो सोना किसी को दे दिया तो वो ऑन पेपर्स 200 ग्राम की बात करता है और 180 और 1 किलो 800 ग्राम सोना एवे दे देता है विश्वास पर। क्या ये वसूली वापस कर सकता है? चूंकि इसके 2% बच रहे हैं, 2% बच रहा है, इसलिए ये उसको देता है। और सोनारी के मामले में 2% का ब्याज बहुत होता है, ब्याज पर काम करने वाले लोग हैं। इसलिए ये जो यहां का वर्ग है, मैं हिंदू और मुसलमान नहीं कह रहा हूं, मुसलमान भी और खासतौर से हिंदू, ये जो वर्ग है ये सोना उसको दे रहा है। जिस समय गजबाए हिंद की सिचुएशन आई तो ये पूरा सोना इसका जा चुका होगा और ये एफआईआर करने की सिचुएशन में भी नहीं होगा, क्योंकि इसने नंबर 1 में सोना नहीं दिया और 2% बचाने के चक्कर में पूरा सोना चला जाएगा। क्या यह किया जा सकता है कि जितना भी सोना इन लोगों को दिया जाए ऑन पेपर्स दिया जाए, आफ्टर वेरिफिकेशन बाय पुलिस दिया जाए, ताकि भविष्य में भी कार्रवाई हो सके और थोड़ा सा दबाव बना सके?
क्या हो सकता है कि सोना हम जिसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए देंगे वो लोकल लोगों को काम दे रहा होगा, उन्हीं को देंगे, हम बाहर से जो व्यक्ति आया है उसको नहीं देंगे। और ये करते क्या है, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, ये सब घोलमाल कर लेते ताकि भागना आसान हो जाए, फैमिलीज को पकड़ा नहीं जा सकता। अगर लोकल का मुसलमान को भी रखेंगे तो कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाएगा। इसलिए यहां वाला दूसरी जगह वाला यहां, और यहां वाला कहीं और, वहां वाला कहीं और, ऐसे चलेगा। तो जिस दिन ये चक्कर चले गजवा हिंद का, उस दिन सब जगह से अपना अपना लूटो, अपने अपने घर में चले आओ और जिहादियों की मदद करो। मैं आगाह कर रहा हूं देश को, आप सबको सोचना चाहिए, खासतौर से ज्वेलरी मार्केट को सोचना चाहिए, और सरकारों को सोचना चाहिए कि वो कंपलसरी एक रेगुलेशन बनाए कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो माइग्रेंट लेबर है, जो बाहर से आया है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना अति आवश्यक है। कोई भी मकान मालिक ऐसे लोगों को अपने यहां नहीं रख सकता, किराए पे नहीं रख सकता जिसका पुलिस वेरिफिकेशन न लिया गया हो। अगर कोई मकान मालिक ऐसे व्यक्ति को रखता है तो वो मकान मालिक पर पेनल्टी होगी, वो भविष्य में अपना मकान किराए पर उठा ही नहीं सकता अगर पकड़ा गया तो। क्या किया जा सकता है कि ज्वेलर ऐसे किसी भी व्यक्ति को ज्वेलरी बनाने के लिए नहीं देगा जिसका पुलिस वेरिफिकेशन ना हुआ हो, पकड़े जाने पर उसकी ज्वेलरी की शॉप सीज कर दी जाएगी। तो ये सरकारें भी इस प्रकार का रेगुलेशन बना सकती हैं और लोगों को संयम बरतना पड़ेगा ताकि इस ज्वेलरी जिहाद से, ये धन कुबेर जिहाद से या धनतेरस जिहाद से बचा जा सके। धनतेरस जिहाद पर आज धनतेरस के दिन हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।